प्रणाम स्वामी जी। मेरे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि दुनिया मैट्रिक्स और इन्फ्लुएंस टीम से भरा हुआ है। एक एग्जाम्पल मेरा काम है जो मैकेनाइज्ड है, जिसमें ज़्यादातर दिन में काम के अलावा कुछ और करने का वक्त या एनर्जी नहीं बचता, और मेरा प्रायोरिटी ध्यान साधना है। अभी ध्यान साधना संसार में रहते होना है और ज़िंदगी संघर्ष है, उसको जीना ही पड़ेगा। ये काम छोड़ के दूसरा काम करूं जिसमें टाइम मिले, तो प्रश्न उठता है कि कहीं इस संघर्ष से भाग तो नहीं रहा। ज़िंदगी के संघर्ष से ना भागते हुए, मैट्रिक्स पैटर्न से बचते हुए ध्यान साधना कैसे हो? कृपया इस पर रोशनी डालें। प्रश्न प्रासंगिक है। साधक अपना जीवन कैसे जिए कि वह कम से कम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स और मैट्रिक्स से अपना संरक्षण कर पाए। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो चलती रहेंगी, मैट्रिक्स चलते रहेंगे। इस एरा में यह ज़्यादा हैं। ज़्यादा इसलिए क्यों नहीं, ज़्यादा होना चाहिए इसलिए ज़्यादा हैं। चुनौती ज़्यादा बड़ी है। ज़्यादा बड़ी चुनौती है तो जागरण भी ज़्यादा बड़ा होगा। जितनी बड़ी चुनौती से जूझोगे, जागरण उतना ज़्यादा होगा। यह मैट्रिक्स बहुत बड़ा है। मैट्रिक्स से मैकेनाइज होना, मशीन हो जाना, है ना। सारे मैट्रिक्स जो है मशीनी बन के मैट्रिक्स हैं। और ये समाज, ये सभ्यता मशीन के द्वारा ही विकसित होती है। ये सारा विकास मशीन, मैकेनिज्म, किसी सिस्टम का परिणाम है। समाज एक सिस्टम है। समाज अलग से तो कुछ है नहीं ना, दिखता तो है नहीं ना, फिर भी काम करता है। मतलब है क्या? वह एक सिस्टम है। सिस्टम मैकेनाइज होते हैं। कोई भी सिस्टम हो वो मैकेनाइज होते हैं। अब जो है सभ्यता का विकास है। सभ्यता का विकास, आज के इस युग में सभ्यता का अर्थ सीधा साधा अर्थ होता है डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट। इसी पर सभ्यता केंद्रित है। सभ्यता किस पे केंद्रित है? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कौन सा होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए आपको सिस्टम और मैकेनिज्म, इनका सहयोग लेना पड़ेगा। यह सहयोग लिया जा रहा है क्योंकि वह आग्रह बन चुका है। वह आग्रह बन चुका है और ये स्वाभाविक भी है। यदि ये जो ग्रह है, धरती ग्रह, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्य हो रहे हैं तो उनका सर्वाइवल सुनिश्चित होना चाहिए। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो उनका सर्वाइवल सुनिश्चित होना चाहिए। उतनी ही ज़मीनों में आपको ज़्यादा अनाज पैदा करना है, ज़्यादा सब्जियां पैदा करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करना है। उनके लिए ज़्यादा घर बनाने हैं, ज़्यादा मजबूत घर बनाने हैं। आपको ज़्यादा माइनिंग्स करनी पड़ेंगी, धातुओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। धरती वही है, अब उसका दोहन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा हो चुकी है और आपके जीवन जीने की जो प्रायोरिटीज़ हैं, ढंग हैं, वो बदल गए हैं। हर कोई व्यक्ति आकर्षित है। किस तरफ आकर्षित है? कि वह जो है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहे। देखते नहीं, लोग शहरों में जाते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है कि वहाँ पर जो है आपको इंटरनेट की स्पीड थोड़ी ठीक मिलनी चाहिए, आपको सड़कें अच्छी मिलनी चाहिए, है ना। परिवहन की सुविधाएं, ट्रैवल की सुविधाएं बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, बिजली की सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए, गैस की पाइपलाइन्स होनी चाहिए,
तो वह सब चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें जल्दी आपको मिल जाएं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आग्रह है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का आग्रह है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना पड़ेगा, और उसको यदि विकसित करते हैं तो आपको मैकेनाइज होना पड़ेगा। करेगा कौन? आपने ही तो करना है ना, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। अब सबने उसको विकसित करना है, मिलजुल कर करना है, तो उनको सबको सिस्टम्स को फॉलो करने पड़ेंगे, और सिस्टम्स जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपको जो है ज़्यादा मैकेनाइज होना है। ज़्यादा मैकेनाइज हो गए तभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। वह संरचना, अधोसंरचना जो है आपको मिलेगी तभी जब आप ज़्यादा सक्रिय होंगे इस दिशा में, ज़्यादा मैकेनाइज होंगे। इसकी आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। ट्रेनिंग्स क्या है? ट्रेनिंग्स है जो स्किल्ड पर्सनालिटीज़ कहते हैं। ये स्किलनेस क्या है? मतलब आपको थोड़ा मशीन हो जाना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी कि आप जो है सहजता से मशीन की तरह काम कर लें। अब मशीनों का निर्माण करना है, तो मशीनों का निर्माण करने के लिए मनुष्यों को भी तो मशीन जैसा होना पड़ेगा ना। किसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना पड़ेगा ना, तभी तो मशीनों का निर्माण करोगे। और उन मशीनों को चलाने के लिए आपको उस टेक्नोलॉजी की समझ होना चाहिए। मतलब आप उस टेक्नोलॉजी में प्रवेश करेंगे, आप अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे उस टेक्नोलॉजी के अनुरूप। मतलब आप अपने भीतर अपने आप को जो है किसी सिस्टम में ढालेंगे, किसी मैकेनिज्म में ढालेंगे, उस मैकेनिज्म के फ्रेंडली बनाएंगे आपको, फ्रेंडली ऑफ मैकेनिज्म, ऐसा आप अपने आप को बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे तभी तो संभव है ना, यह अधोसंरचना, यह इंफ्रास्ट्रक्चर तभी तो संभव है ना। तो इस दिशा में चल रहे हैं। अब बैलेंस कैसा करें? क्योंकि मशीन के साथ आप जब जीते हैं तो आप स्वयं मशीन होते जाते हैं। जितनी मशीन के संगत में रहेंगे उतने आप मशीन होते चले जाएंगे। ये स्वाभाविक स्थिति है। संगति आपको निर्मित करती है ना। तो मशीन की संगति, टेक्नोलॉजी की संगति आपको मशीन में परिणत कर रही है। मतलब आप जो धीरे धीरे कम मनुष्य होते जा रहे हैं। मनुष्य जो है, जो सहज मनुष्य है, वह मशीन की तरह व्यवहार नहीं करता है। वह कम प्रेडिक्टेबल होता है, और जो मैकेनाइज होता है वह प्रेडिक्टेबल होता है। उसके बारे में आप बता सकते हैं, है ना। एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इतने बजे इसका ऑफिस है, इतने बजे यह ऐसे करेगा, इतने बजे फिर वो उसको सिस्टम से चलना पड़ा, इतने बजे चाय पिएगा, इतने बजे खाना खाएगा, इतने बजे ये होगा। इसको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, तो सैटरडे संडे को यह इस प्रकार से जीता है। उसमें भी जो हॉलीडेज हैं वो इन्फ्लुएंस सिस्टम पीछा नहीं छोड़ती हैं। उसमें भी सोचता है कि मैं कहीं कुछ अब पिछड़ा हूँ तो अपडेट हो जाऊँ, क्योंकि बाकी समय तो फुर्सत मिलती नहीं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, यह तो एक विशेष सर्कल है ना। टेक्नोलॉजी तो लगातार अपग्रेड होगी, अधोसंरचनाएं लगातार आगे बढ़ेंगी। आपको लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं तो आप अपडेट हो जाएं, तो आप अपने स्किल को फिर अपडेट करने के लिए उस छुट्टी वाले दिनों में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। आप उसे टच में नहीं रह सकते, अनटच नहीं रह सकते ना, मतलब टच में रहना पड़ेगा। इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक स्थिति यह है कि लगातार इनके साथ जुड़े रहना पड़ता है। नहीं जुड़ेंगे तो आप इन्हें भूलते जाते हैं, क्योंकि कॉस्मिक रिदम जो है आपको वापस मनुष्य की तरफ खींच के लाती है, मनुष्य की तरफ खींच के लाती है, सहज जीवन की तरफ खींच के लाती है। तो वह चीज़ें भूलने लगती हैं जब भी आप इनके टच में नहीं रहें। कोई व्यक्ति है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, उसको साल 2 साल 3 साल के लिए उससे बाहर कर दो और उसको उस जगह पे वापस पोस्ट कर दो, वह अपने आप को अनफिट पाएगा। उसको फिट होने के लिए बड़ा समय लगेगा। और इस बीच में टेक्नोलॉजी कहीं आगे भी जा चुकी है, वह अपडेट हुआ नहीं, और पुराना भी वो काफ़ी भूल चुका है। कॉस्मिक रिदम उसे सहजता की ओर ले गई, कॉस्मिक रिदम उसे सहजता की ओर ले गई, कम टेक्नोलॉजी की ओर ले गई। तो यह एक विशेष सर्कल तो है। चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे जूझना टेढ़ा मामला तो है। इसलिए जीवन में साधना को बढ़ाना पड़ेगा, साधना को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उसे बैलेंस कर पाएँ।
यह समझ पाएँ कि टेक्नोलॉजी है और उसका प्रयोग समय पे होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी नहीं हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो है इंडिविजुअलिटी क्या है, बहुत गौर में देखो तो वह भी जो है कोई सिस्टम ही है। उसके अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उसमें नए पैटर्न ऐड कर रही है और पुराने पैटर्न्स को अपडेट कर रही है। तो पहले भी तुम हो तो टेक्नोलॉजी ही है ना, थोड़ी डिफरेंट किस्म की हो। अब जो है थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल हो गए, ज़्यादा क्या हो गए, टिपिकल हो गए, ज़्यादा क्या हो गए, जटिल हो गए, ज़्यादा जटिल हो गए। पहले कम जटिल थे, अब ज़्यादा जटिल हो गए। अच्छा, कम जटिल थे तो ऊब पैदा नहीं होती थी ज़्यादा, ठीक है ना, एडजस्टेबल था। समस्या तो वह भी थी, मुक्ति तो वहाँ भी नहीं होनी, बीमारी तो थी वहाँ पर, लेकिन कम बीमारी थी तो चलता है। कम बीमारी में लोग जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, अरे चलता है, चलने दो, हल्की फुल्की दवा खा ली, चलने दो। ज़्यादा बीमारी हो गई, नहीं अब नहीं चलेगा, पूरा चेकअप कराना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, इसका निदान करना पड़ेगा। अब इसका निदान प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो अब जो है बीमारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है तो बीमारी को झेलना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका इलाज प्रॉपरली करना भी पड़ेगा। तो इसका पहले आकर्षण तो है, आकर्षण उस हद तक ले जाएगा कि अब इसके बाहर छलांग लगानी ज़रूरी हो जाएगी, अब इसके साथ नहीं जिया जा सकता। अब अभी अपने आप को समझा रहे हो, अभी द्वंद्व में हो, प्रश्न भी है और समझा भी रहे हो कि मैं पलायन तो नहीं कर लूँगा, है ना, और छलांग लेनी पड़ेगी। अब छलांग लेने के लिए जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। बाय द वे छलांग ले ली, लेकिन अब मुझे यह जीवन नहीं जीना है, मुझे जो है वह एकदम एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मुझे शहर नहीं चाहिए, मुझे वह इंटरनेट की हाई स्पीड नहीं चाहिए, मुझे वह 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए, मुझे गैस सिलेंडर की पाइपलाइन घर में नहीं चाहिए। मैं जो है पहाड़ में रहूँगा और गैस सिलेंडर कहीं से ढो के लेके अपने रूम पे ले आऊँगा, बिजली थोड़ी आएगी जाएगी, चला लूँगा, है ना, और ये सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा यदि कोई निर्णय लेते हो कि यहाँ पर जो प्रकृति के साथ में थोड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जी लूँगा, वहाँ आनंद भी है, संघर्ष भी है, इसे चुन लूँगा, इसे चुनने के लिए भी आसानी तो है नहीं, क्योंकि सामाजिक संरचना है ना, वह कहेगी कि तुम यहाँ आना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, यहाँ आने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, तुम यहाँ पर जो है घर लोगे, घर लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, तुम यहाँ पर अपना इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करोगे, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है, और आगे तुम्हें सर्वाइवल करना है तो तुम्हें जो भोजन की ज़रूरत, राशन पानी जो भी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, क्या तुमने उसके लिए कोई व्यवस्था करी है? क्योंकि तुम्हें जो है वह सब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक संरचना ऐसी है कि इसके जो है तुम एक हद तक तुम इसके बाहर हो सकते हो, पूरे बाहर नहीं हो सकते। तुम शहर में न रहना चाहो, पहाड़ में रहना चाहो, ठीक बात है, तुम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को न वो करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहो, यहाँ के अधोसंरचना में आना चाहो, ठीक है बात, है ना। लेकिन अब उसके लिए तुम्हारे पास वो व्यवस्थाएं हैं या नहीं है? उन व्यवस्थाओं के लिए तुम क्या कर रहे हो? इसके लिए शब्द है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ आकर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो, इसके अलावा किस तरीके से अपना काम कर सकते हो, या फिर उसी चीज़ को जो अब आ तो गई है उसी का कुछ ऐसा प्रयोग कर लो, जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं इसको, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कर लो। और वर्क फ्रॉम होम में भी कुछ ऐसा कर लो कि जो बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, या फिर अपना कोई स्टार्टअप कर लो ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा कठिन ना हो सकता है कि उसमें तुम्हारी आमदनी घट जाए, तो तुम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा नीचे ले आओ, है ना, थोड़ा कम में जीना चालू करो। ये कम में जीने को सीखो तो तुम जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बाहर होते जाओगे। तुम ज़्यादा में जीना चाहते हो, तुम ज़्यादा में जीना चाहते हो, ज़्यादा सुखपूर्वक जीना चाहते हो, भौतिक
संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा मैकेनाइज होना पड़ेगा। और कम संसाधनों में कम लिविंग स्टैंडर्ड में जीना चाहते हो तो ज़्यादा मैकेनाइज जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है ना। और सनातन यही सिखाता रहा है, अपरिग्रह, कम में जियो। कम में जियोगे तो सहज जीवन जियोगे, कम मैकेनाइज होकर के जियोगे, प्रकृति के साथ जियो, है ना। अब जो है तुम कुछ इस ढंग से भी कर सकते हो कि कुछ हाइब्रिड मॉडल डेवलप करो, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करो, ठीक है ना। बिजली की ज़रूरत है ना, बिजली के बगैर नहीं चल सकते आज की स्थिति में, तुम्हें ऐसा बना दिया गया है। तो तुम जो है कुछ ऐसा करो कि सोलर पावर के यूज़ कर लो कि तुम्हें जो है बिजली का बिल ना देना पड़े। बिजली का बिल देने के लिए तुम्हें ज़्यादा समस्या होती है ना। और जो है इस प्रकार से और कोई रास्ते ढूंढो, ठीक है। महंगाई से बहुत जूझना है, अब तुम्हें श्रम तो करना पड़ेगा। तुम कहते हो कि थोड़ा श्रम मैं ऐसा भी कर लूँगा, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्रकृति से जुड़ भी लूँगा, मैं थोड़ी ज़मीन पर खेती बाड़ी कर लूँगा, कुछ सब्जियाँ उगा लूँगा। तो सब्जियाँ उगा लूँगा, सब्जियाँ महंगी हैं तो सब्जियाँ मेरे पास कुछ हो जाएंगी तो मुझे जो है वो उस धन की कम ज़रूरत पड़ेगी और मेरे फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाएगा। मैं खुले आकाश में रह लूँगा, थोड़ा धूप में रह लूँगा, है ना, थोड़ा मिट्टी के टच में रह लूँगा। तो एक तरीका है कि जिम की एक्सरसाइज करो, है ना। और जिम की एक्सरसाइज करने वालों को बहुत सारी बीमारियां होती है, हार्ट अटैक होते हैं, यंग बच्चे मर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ रिदम नहीं है, वो रिदम के बाहर की कोई चीज़ है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। और जिम करने वाले बहुत बहुत लोग मर रहे हैं, है ना। अब तुम जो है जिम के बजाय यह चुनते हो कि मैं यह करता हूँ, इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी, वहाँ तुम्हें फीस देनी है, यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा, दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया ना। वहाँ पैसा देना था, पैसा नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है तुम खेती बाड़ी कर रहे हो तो तुम्हें अब इससे कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी बेसिक नीड्स कुछ पूरी हो जाएंगी। तो अब जो है तुम्हें उस इन्फ्लुएंस सिस्टम से बाहर होने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिल गया, ये तुम्हें ही तो तय करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारी प्रायोरिटीज़ यदि है कि तुम्हें भौतिक संसाधनों की ज़्यादा एडिक्शन है, ज़्यादा आदत है और तुम्हारा उसका आग्रह है, तुम इसे भोगना चाहते हो तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम उससे पलायन कर ही नहीं सकते। तुम चाहो तो भी पलायन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें जो है उतनी मौद्रिक आवश्यकताएं रहेंगी, उन मौद्रिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति वहीं से होनी है, ठीक है ना। तो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को देखने के साथ में अपने मेंटल स्टेटस को भी तो देखना पड़ेगा, क्या तुम यहाँ रह सकते हो। साधना के लिए अनुकूल जगह तो ऐसी है जो कहीं भी पहाड़ हो, प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, कम पॉल्यूशन हो, कम पॉपुलेशन हो, है ना, ऐसी जगह पर रहोगे तो वो तो साधना के लिए अनुकूल जगह है। तो वहाँ रहने के लिए क्या तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी है? क्या यहाँ रह करके तुम बोर तो ना हो जाओगे? अभी तुम यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो इस रिट्रीट में, खूबसूरत पहाड़ हैं, बढ़िया सब कुछ है ना, और बैलेंस है, यहाँ पर साधना भी है, अच्छे भोजन की सुविधा भी है। कुछ दिनों के लिए आए हो, कुछ दिनों के लिए तुम व्यवस्था बना के आए हो, है ना। और जो है उस प्रकार से कंट्रीब्यूशन से यह होटल लिया गया है, होटल की व्यवस्थाएं की गई, ये सब अपना चल रहा है और यहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो अंदर यह द्वंद्व उठ रहा है कि इस जीवन को क्यों न जिया जाए, सातत्यपूर्वक जिया जाए, इसी जीवन को क्यों न कंटिन्यू किया जाए। लेकिन वहाँ जीने पर वहाँ भी दिक्कत है, अब करूँ क्या? मन कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, क्योंकि रिलेटिविटी तो खड़ी हो गई है ना, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अब इस मन कह रहा है कि चुनो क्या बेहतर है। मन के दो हिस्से हैं, एक साधना की तरफ झुका हुआ है, एक संसार की तरफ झुका हुआ है ना। तो जो साधना की तरफ झुका हुआ मन है वह कहता है कि कुछ ऐसा चुनो। अब अंदर द्वंद्व चल रहा है। अब ऐसा चुनने के लिए कभी देखो आकर के कि जब ये संग तुम्हारे साथ नहीं है, संग तुम्हारे साथ नहीं है, ये माहौल तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या तुम वहाँ पर रह पाओगे? कुछ दिनों में क्या तुम बोर्डम के शिकार ना हो जाओगे? क्या तुम्हें वहाँ का वो व्यस्त लाइफ का आग्रह और वहाँ की व्यस्तताएं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ की चीज़ें वो आकर्षित न करेंगी? तो
तुम यह जब चुनते हो तो यहाँ पर कि जो जटिलताएं आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, क्या उन समस्याओं के ताम एक साथ तुम सहजता से जी पाओगे? यहाँ तुम्हें वैसा फूड नहीं मिल पाएगा, वैसे मित्र नहीं मिल पाएंगे, वह भाषा नहीं मिल पाएगी, वह आबोहवा नहीं मिलेगी, दूसरी आबोहवा मिलेगी। यह आबोहवा कुछ दिन के लिए अच्छी है, क्या हमेशा के लिए अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा स्प्रिंग भी नहीं रहता है, कुछ समय ऐसा भी होगा जब बर्फ़ पड़ेगी, बहुत ठंड पड़ेगी, है ना? तो क्या तुम उसमें एडजस्ट कर पाओगे? तो वह सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। क्या तुम इस स्थिति में राजी हो पाओगे? अब हम भी तो हैं मैदानों के ना, बरसों से यहाँ रहते हैं, बरसों से रहते हैं। हम देखते हैं बहुत लोग हैं पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं, आते भी हैं और चले भी जाते हैं, रह लेते हैं कुछ दिन फिर चले जाते हैं। बातें बहुत अच्छी है उनकी, पहाड़ों से प्रेम भी बहुत है, लंबा नहीं रुक पाते। बहुत सारे किंतु परंतु हैं इसमें, लेकिन उसमें भीतर ढूंढेंगे तो लंबा रहना मुश्किल भी है। ऐसा सोचना आसान है कि यहाँ कोई घर मिल जाएगा, ले लेंगे रेंट पे, अपना किचन हो जाएगा, हम अपने हिसाब से रह लेंगे, बहुत अच्छा है। एक हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा, दूसरा हफ्ता भी ठीक ठीक जाएगा, तीसरा हफ्ता भी चला लेंगे, चौथे हफ्ते में दिक्कत आ जाएगी, पाँचवा हफ्ता में भागो भागो, छठवें हफ्ते में ठहर नहीं सकते। तब यहाँ की समस्या और बाकी चीज़ें दिखेंगी। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव देखा है, निगेटिव निगेटिव उभर के आएगा धीरे धीरे, है ना? तो यहाँ हर जगह हर कुछ होता है, कहीं पॉजिटिव है कहीं निगेटिव है, ठीक है ना? हाइब्रिड मॉडल, बहुत सारे हाइब्रिड मॉडल हैं। तो इस हाइब्रिड मॉडल को डेवलप करने के लिए यह है कि फिर कहीं ऐसी जगह पर बसो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जहाँ पर कम से कम हो, तो संघ अपना चुन लो, जैसे संघ में इसी प्रकार के लोग हों, वही एनर्जी डेवलप होती है। वह संघ जो है साधना में सहयोगी हो, है ना? और मिलजुल करके, कि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, रहोगे तो समाज में ही, है ना? जो लोग जंगलों में रह के तपस्या करते हैं ना, भिक्षाटन करने के लिए गाँव में ही तो आते हैं, समाज के पास ही तो आते हैं। भोजन की व्यवस्था तो समाज ही करता है ना, समाज से जुड़े रहना पड़ता है। क्या तुम वैसा भिक्षु वाला जीवन जी सकते हो? कुछ चीज़ें प्लस दिखेंगी और वहाँ के संघर्ष और चुनौतियाँ अलग होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को, कैसी कैसी चीज़ों को, कैसे कैसे लोगों को किस तरीके से ओबलाइज भी करना पड़ेगा, वह भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें उसका वह हरा हरा ही दिख रहा है कि बाकी चीज़ें भी दिख रही हैं? हर एक साधक को कह रहे हैं, हम तुम्हें ही नहीं कह रहे हैं, कि तुम्हें हरा हरा तो दिख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी चीज़ें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? तो वह भी देख लो, सम्यक दृष्टि। तो हाइब्रिड मॉडल डेवलप कर लो, तो ऐसा होगा कि अपना संघ निर्मित कर लो। संघ निर्मित है तो संघ के साथ में कोलैबोरेट हो जाओ। ऐसी जगह पर सस्टेनेबल मॉडल को विकसित करो जहाँ पर प्रकृति के साथ जीना हो, प्रकृति के साथ जीना हो, अपना सस्टेनेबल मॉडल हो, अपना फूड खुद पैदा करो, अपनी ज़रूरतें कम करो, और कुछ वहाँ पे कुछ नए काम भी ढूंढो, और पुरानी स्किल्स का भी थोड़ा प्रयोग करो। पुरानी स्किल्स हैं तो सही, उनका भी थोड़ा प्रयोग करो, ठीक है ना? हाई स्पीड इंटरनेट ना होगा, लो स्पीड इंटरनेट होगा, उसके सहयोग से तुम अपना कुछ वहाँ से भी अर्न कर लो, है ना? व्यापार वहाँ के कम कर दिए, व्यापार की स्किल है तो यहाँ रह करके कुछ दूसरे व्यापार कर लो जो यहाँ पर संभव है। मुनाफे उतने ना होंगे, कम होंगे, उस कम में गुजारा करना सीख लो, उस कम में गुजारा करना सीख लो। कुछ तुम्हारे पास फंड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ, समझ में आता है तो उन्हें लिक्विड करो, लिक्विड करके जो है उन्हें राइट इन्वेस्टमेंट करो, राइट इन्वेस्टमेंट करो, सब लोग मिलकर अपने अपने हिसाब से कुछ अर्निंग्स वहाँ पर पैसिव इनकम्स आ जाएंगी, पैसिव इनकम्स की व्यवस्था कर लो। कुछ पैसिव इनकम की व्यवस्था यदि रहेगी और एक सस्टेनेबल मॉडल रहेगा तो मिलजुल कर यह हाइब्रिड जो स्थितियाँ हैं वह तुम्हें सहयोग प्रदान करेंगी। जो हाइब्रिड अरेंजमेंट है तुम्हारा, यह तुमको सस्टेन कर पाएगा सर्वाइवल में, और यह जो है खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो करना तो पड़ेगा। फ्री विल तुम्हारे पास है, चॉइस तुम्हारे पास है, तुम्हें दिख दोनों रहा है, देखना सबको पड़ेगा। सम्यक दृष्टि से देखोगे तब भीतर से निर्णायक बन पाओगे। भीतर से निर्णय नहीं आते, द्वंद्व बहुत चलता है, ऐसा कर लें कि नहीं करें। वहाँ कुछ हानियाँ भी होंगी, सांसारिक हिसाब से हानियाँ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ मिलेगा कुछ जाएगा, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, है ना। खुला आकाश चाहिए तो कुछ चीज़ें जाएंगी भी, सब कुछ नहीं मिल सकता। तो मन कहता है कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, हाइब्रिड मॉडल के प्रयोग करो जिसमें कि काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। हाइब्रिड मॉडल के प्रयोग करो। करना खुद ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन्फ्लुएंस सिस्टम और सभ्यता तुम्हें ज़ॉम्बीज़ बनाना चाहती है, तुम्हें ज़ॉम्बीज़ बनाना चाहती, क्योंकि तुम ज़ॉम्बीज़ बनकर ही अधोसंरचना को आगे ले जा सकते हो। पूरी दुनिया नहीं देख रहे किस तरफ दौड़ रही है, अधोसंरचना आगे जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और आगे जाना चाहिए। जो विकसित देश हैं वो भी और विकसित होना चाहते हैं, विकसित होने के बाद भी और विकसित होना चाहते हैं। अब जो है उन्हें दिखता है कि कहाँ विकसित नहीं, उसे विकसित करना है। ब्राज़ील के जंगल है खूबसूरत, अमेज़न के जंगल हैं खूबसूरत जंगलों को, अब उनकी वह खूबसूरती इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। बोले कि इन्हें साफ़ करो, इन ज़मीनों को ठीक करो, ये ठीक नहीं है, इनमें जंगल है ये ठीक नहीं है, ज़मीन पे जंगल होना ठीक बात नहीं है, इन्हें साफ़ करो और ज़मीन का प्रयोग करो, है ना। वहाँ एग्रीकल्चर वहाँ लगाओ, वहाँ बस्तियाँ लगाओ, यह करो वह करो, और वहाँ फिर फैक्ट्रियाँ भी लगा लो, वहाँ बाकी चीज़ें भी कर लो। जाना उसी तरफ है, जाना उसी तरफ है। गांव-गांव में इंटरनेट चाहिए, गांव-गांव में बिजली चाहिए, गांव-गांव में वह सुविधा चाहिए जो शहर वालों को मिलती है। तो गांव-गांव में वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो शहर वालों को मिलती हैं, तो गांव शहर हो जाएंगे। और शहर बनने के लिए आबादी की ज़रूरत होती है ना, तो आबादी बढ़ाने में तो हम माहिर हैं ही, है ना। आबादी तो हम बहुत तेज़ी से बढ़ा ही रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 800 करोड़ को क्रॉस किए भी बहुत दिन हो चुके हैं, हमें लगता है 810 812 करोड़ के आसपास हो गए होंगे, है ना। शायद और ज़्यादा हो गए हों, बहुत जल्दी 800-850 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या का मामला कुछ ऐसा है ना। जब जनसंख्या बहुत कम थी तो डबल होने में 20 साल लगे, फिर उसके बाद अगले 15 साल में डबल हो गए, फिर अगले 10 साल में डबल हो गए, अब 5 साल में डबल हो जाओगे, फिर 2 साल में डबल हो जाओगे, 2-3 साल में डबल हो जाओगे, है ना। तो जो है संघर्ष बढ़ेगा। संसाधन तुम्हारे पास सीमित है, संसाधन तुम्हारे पास सीमित है, भोजन तुम्हारे पास सीमित है, भोजन तुम्हारे पास सीमित है तो भोजन की महंगाई बढ़ेगी। अब तुम सोचते हो कि धन से तुम भोजन खरीदोगे तो तुम्हें धन लगातार ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन महंगा हो रहा है। अब तुम कह रहे हो ज़्यादा कमाने के लिए तुम्हारे पास स्किल है, अरे भाई बाकी लोग हैं, उन लोग वो भी तो अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो तुम्हारे जॉब पे खतरा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो स्किल है, ऐसे स्किल वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए, सबके पास स्किल है और ऐसे स्किल वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं, और उनके पास रोज़गार है नहीं। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि 10 लोगों के काम को एक आदमी करेगा, और स्किल डेवलपमेंट होगा और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, 100 लोगों के काम को एक आदमी कर लेगा। 99 क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और जो है, जो एक को रोज़गार भी मिला है तो उसको जो कहा जाएगा वो स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं, तो तुम्हें कम पैकेज में काम करना पड़ेगा। नहीं बन रहा है तो तुम निकल जाओ, हम दूसरे को जॉब दे रहे हो तो बहुत कम में काम करने के लिए तैयार है, स्किल्ड में उसके पास भी है। तो ये खतरनाक सिचुएशन तो है। तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ खतरा तो वहाँ पर है ही है, जॉब जाने का खतरा है, रेसेशंस आएंगे, ये परिणाम है। वह जो भीड़ है वह बाजार बनती है,
उसमें चीज़ें कंज्यूम होती हैं और जो है व्यापार बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है, तो उस बेरोजगारी से फिर रेसेशन भी आता है ना। दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, साइकिल चलता रहता है। तो अब इससे बाहर कैसे आओगे? इससे बाहर का तरीका तो अंततः यही है कि तुम्हारे पास अपना एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए, और सस्टेनेबल मॉडल के लिए तुम्हारे पास अपना एक संघ होना चाहिए। संघ ऐसा हो जो राजनीतिज्ञ ना हो, राजनीति वाला ना हो, कूटनीति वाला ना हो, साफ मन के लोग हो, है ना, सहज लोग हो, मन में कुटिलता कपटता नहीं होनी चाहिए, सहज लोग हो, उन्हीं का ही संघ बनता है। कपटी लोग बीच में होंगे तो संघ तो चलेगा नहीं। संघ में कपटी लोग नहीं होने चाहिए, सहज सरल लोग होने चाहिए, नहीं तो फिर पॉलिटिक्स में उलझ जाओगे और संघ टूट जाएंगे। कितने ऐसे कम्युनिटीज़ बनने की कोशिश हुई और टूट गई, है ना। बीच में कपटी लोग, गलत लोग, जो बाहर से कुछ दिखाते हैं भीतर से कुछ और होते हैं, ऐसे लोग शामिल हो गए। तो उन लोगों के कारण जो है संघ चले गए, प्रयास बहुत हुए। तो ऐसे लोग हों संघ में जो कपटी ना हो, जो सचमुच में साधक हो। नकली साधकों से संसार भरा हुआ है, जगह जगह घुस गए हैं नकली साधक, भरा हुआ है। साधना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, साधना की एक्टिंग बहुत अच्छी है, साधना की एक्सरसाइज उनकी बहुत अच्छी है, पर वो साधक है नहीं। नकली साधकों से संसार पटा हुआ है। तो सच्चे साधकों का यदि कोई संघ बनेगा तो वही सर्वाइव कर पाएगा, अन्यथा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। अब बाकी आश्रम और उसमें जाके नहीं देखते कितनी पॉलिटिक्स रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो है आश्रम नाम है, लोग रहते हैं, लोग वही हैं, साधना उनके जीवन में नहीं है, सम्यक साधना उनके जीवन में नहीं है। ऐसे कपटी लोग जो है आत्महानि भी करते हैं, दूसरों की हानि भी करते हैं, और दूसरों की हानि, दूसरे साधकों की हानि महापाप है, पता है ना। एक महापाप का एक्चुअली पाप एक ही है, दूसरा कोई पाप होता ही नहीं है। पाप एक ही है कि आप दूसरे की साधना में डिस्टर्ब करो, और वही पाप महापाप है। और इसका कर्म प्रारब्ध बहुत लंबा जाता है, इसका कर्म प्रारब्ध बहुत लंबा जाता है। ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले। जो दूसरे की साधना में बाधा डालता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, और आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अब 1-2 जन्म हो गया, हाँ, उसको तो बहुत लंबे समय तक बस्ता उठाना पड़ेगा। उसको कोई भी ताकत मुक्त नहीं कर सकती। उसने चुन लिया, उसने ऐसा कुछ चुन लिया कि उसके कर्म प्रारब्ध लंबे चलेंगे, उसके लेसन्स बहुत खतरनाक और स्ट्रांग होने वाले। यह अलग बात है कि वह जो भी करेगा, जो तकलीफ़ें पैदा करेगा साधक के जीवन में, जो सच्चा साधक है वो तकलीफ़ों से उसे प्लस ही होगा, उसका माइनस नहीं होगा। अंततः थोड़ी बाधा पड़ेगी उसको, लेकिन वह उसका लेसन होगा। लेसन ही है, सब कुछ लेसन ही है। वह लेसन से वह उभर जाएगा, वह उभर ही जाएगा, क्योंकि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आगे पीछे काम करेगा, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम आगे पीछे काम करेगा, है ना। लेकिन वह जो कपटी है वह अपने कर्म प्रारब्ध को इतने वर्स्ट स्थिति में ले जा लेगा कि उसे जन्मों जन्म भोगना पड़ेगा, जन्मों जन्म भोगना पड़ेगा। उसकी मुक्ति का उपाय नहीं है। कितनी भी नकली साधना कर ले, कितनी भी कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला, असंभव। सांसारिक कपट कर लोगे, बड़ा पाप नहीं है। सांसारिक हेर फेर कर लो, संसार में जाके तुम गलत काम कर आओगे, कर्म प्रारब्ध छोटे मोटे बनते हैं। साधकों के संग में तुम गलत काम करो, महापाप है, महापाप है। इसकी निर्जरा होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कितनी भी कड़ी साधना कर लो, आसानी से तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जन्मों जन्म भोगोगे।
तो संघ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर साधक हो, कपटी न हो, नकली साधक ना हो। तो ऐसा संघ बनेगा वही सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक गंदी मछली सारा तालाब गंदा कर देती है ना, सुना है ना। गंदी मछलियाँ नहीं होना। तो सस्टेनेबल मॉडल वही एक उपाय है। और इतनी कम्युनिटीज़ बनने को ही और डिस्ट्रॉय हो गई। ओशो का इतना बड़ा कम्यून ओरेगॉन में, इतना प्यारा कम्यून, एक लेडीज़, एक वो महिला, एक नकली साधिका, उसने बर्बाद कर दिया ना। एक नकली साधिका ने बर्बाद कर दिया ना। पूरे जगत का कल्याण हो जाता। कितनी बड़ी घटना थी, कितनी बड़ी घटना थी वह। एक ऐसा मॉडल क्रिएट होता, वह एक सक्सेस मॉडल क्रिएट हो जाता, तो उसके आधार पर सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मॉडल क्रिएट हो जाते। फिर पता चलता कि पूरी दुनिया ही ऐसी हो गई। पूरी दुनिया में क्या है, सिर्फ कम्युनिटीज़ हैं और सब सस्टेनेबल मॉडल पर चल रही हैं। सारी कम्युनिटीज़ सस्टेनेबल मॉडल पे चल रही हैं और जो है दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो गई। वह एक मॉडल यदि कंप्लीट हो जाता तो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाता। वह एक जो कुटिल महिला है, कपटी महिला है, उस एक महिला ने सब बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया की इतनी हानि करी, उस महिला का क्या होगा? उसकी साधना सफल होगी? असंभव। उसके लिए अच्छी अच्छी जगहों पर जाए, खूब साधना करे, खूब मेहनत करे, उसको डिज़ॉल्व करने की कोशिश करे, हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन एक जन्म में नहीं होगा, 100 जन्म में नहीं होगा, 1000 जन्म में नहीं होगा, हजारों हजार जन्म लेने पड़ेंगे उसे। हो जाएगा, मुक्त हो जाएगी, लेकिन हजारों हजार जन्म लेने पड़ेंगे और हर जन्म में बेचैन आत्मा होगी वह, हर जन्म में दिक्कत में पड़ेगी वह, हर जन्म में परेशानी पड़ेगी, सड़ेगी, सड़ सड़ के अपना उसकी साधना चलेगी। क्या हम श्राप दे रहे हैं? नहीं, पूरा अस्तित्व दे रहा है। क्या अस्तित्व के नॉलेज में नहीं था? अरे वो फ्री विल के कारण ऐसा होता है। दुनिया की कोई ताकत उसे बुद्ध नहीं बना सकती। आसानी से बनेगी बुद्ध, टल गया हजारों हजार जन्म तक। लोग सांसारिक पाप करते हैं, ठीक है, भोग लेते हैं, ठीक हो जाता है। साधना संघों में साधकों के बीच में पाप नहीं होने चाहिए। वो पाप है दूसरे साधकों को के एनवायरनमेंट को बिगाड़ना, वहाँ के एनवायरनमेंट को बिगाड़ना। यही एकमात्र पाप है और ये महापाप है। एक्चुअली वो संसार में जो छोटा मोटा कुछ होता है ना, वो बहुत पाप नहीं है। यह जो है सस्टेनेबल मॉडल की ज़रूरत है, हाइब्रिड मॉडल की ज़रूरत है। लेकिन संघ जो है, इसलिए हम कह रहे हैं कि संघ बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा संघ होना चाहिए, क्योंकि भरमार जो है नकली साधकों की है और वो नकली साधक असली से ज़्यादा अच्छी साधना करते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। ज़्यादा अच्छी साधना करते हुए प्रतीत होते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी बातें जो हैं बड़ी घुमावदार, लच्छेदार हो जाती हैं और संसार इनसे भरा हुआ है, संसार इनसे भरा हुआ है। तो अभी ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत है, ऐसे संघ की ज़रूरत है, ऐसे इसका प्रयास होते रहना चाहिए। ओशो का वह प्रयास, महानतम प्रयास, बड़ा प्यारा प्रयास, असफल हो गया। लेकिन वह असफलता से हमें घबरा नहीं जाना चाहिए, डर नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं हट जाना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ हमें समझा दिया, लेकिन जो है वहाँ से हमें लेसन्स लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमें कर लेना चाहिए। अब वह जो था उनके साथ हुआ कि एक बहुत बड़ा कम्यून बन रहा था। अब बहुत बड़े कम्यून की ज़रूरत नहीं है, छोटा कम्यून हो जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का कुछ डैमेज कंट्रोल थोड़ा आसानी से हो सके और इस प्रकार का डैमेज से बचा जा सके।
कोई कपटी व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश न कर पाए, इसके लिए पहले से ही प्रयास हो जाए। जो साधक के वेश में एक कपटी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति वहाँ प्रवेश न कर पाए। संग साधकों का संग होना चाहिए, सच्चे साधकों का संग होना चाहिए। तो सस्टेनेबल मॉडल जो है वह ऐसा होगा कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है कम से कम हो जाएंगी, कम से कम हो जाएंगी। दूर जंगलों में जाके बसो, आसपास वहाँ बस्तियाँ ना हो। बस्तियाँ आसपास रहती हैं ना, डिस्टर्ब करती हैं। थोड़ा दूर रहो, जंगलों में रहो। इसलिए तो जंगलों में रहते थे ना, ऋषि मुनियों की बस्तियाँ होती थी, पता है। ऋषि मुनि गृहस्थ हुआ करते थे और उनके ऋषियों के गांव हुआ करते, जंगलों में वनग्राम हुआ करते थे। वह वही था, वह जो है उनका सस्टेनेबल मॉडल था, वह उनका संग था। तुमने नहीं सुना ऋषि पुत्र ऋषि पुत्री, है ना। रावण भी ऋषि पुत्र था, है ना। फिर वहाँ से निकल गया था, वहाँ नहीं रहा, वह कहीं और गया, राजा बन गया। तो वह ऐसा ही था कि जंगलों में बस्तियों से दूर जाके रहते, तो उन्हें लंबा चल के जाना पड़ता था मनुष्यों के बीच में, कि थोड़ा आसान, मनुष्य उनके बीच में आसानी से ना आ जाए। ये लंबी यात्रा करके जाते थे, जुड़े तो रहना पड़ेगा उनसे, वहाँ से कुछ चीज़ें आती थी। तो वो जो ऋषि मुनि जो हैं, वह प्रकृति से उन्हें सब बहुत कुछ मिलता था, कंद मूल फल फूल, है ना। नदियों से पानी मिल जाता था, गौएं भी पालते थे। गौओं का भोजन जो है काफ़ी कुछ हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा दूध मिल गया, उस ज़माने का दूध, उस समय का माहौल, तो काफ़ी कुछ हो जाता था। चारागाह थे, है ना, सब कुछ वहाँ प्रकृति सब कुछ दे देती थी। बचा कुचा वो वहाँ से ले आते थे, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर वो कर लेते थे। सस्टेनेबल मॉडल था। और जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम प्रभावित नहीं कर पाती थी। ऋषि मुनि जरूरत होने पर जाया करते थे और वापस आ जाया करते थे, ज़्यादा नहीं रहते थे उसके बीच में। और उनके बच्चे जो है वह नहीं जाते थे, उन्हें नहीं भेजा जाता था, नहीं उनके बीच में नहीं जाना है। उनके बीच में बच्चों को, जो सामान्य सभ्यता वाली जगहें थीं, उनमें अपने बच्चों को नहीं ले जाया करते थे, अपने बच्चों को वहाँ नहीं ले जाया करते थे। अपनी पत्नियों को वहाँ कम से कम ले जाया करते थे कि उस इन्फ्लुएंस सिस्टम के उसमें ना आओ, नहीं तो पॉलिटिक्स में पड़ जाओगे। पॉलिटिक्स ऐसी खतरनाक चीज़ है, वहाँ की ट्रेनिंग्स, वहाँ के संक्रमण इतने खतरनाक हैं कि वो संक्रमण यहाँ ना आ जाए। और ऋषि जब वहाँ जाया करते थे तो पहले अपनी साधना को टेस्ट कर लेते थे कि सब ठीक ठाक तो है, सब ठीक ठाक तो है। जाना है, साधना को और बलिष्ठ करो, समता को और पुष्ट करो, सामान्य सभ्यता में, मनुष्य में, समाज में जाना है। जाओ वहाँ पर, तो उसके पहले अपनी समता को और पुष्ट कर लो, तब ऋषि मुनि जाया करते थे, लेकिन रहते अपने सस्टेनेबल मॉडल में थे। जब वो गए और कुछ महीना 2 महीना कोई ऋषि मुनि सामान्य मनुष्य की सभ्यताओं में इधर उधर आया गया, और आने के बाद में तुरंत नहीं जाता था, फिर लंबा समय बिताता था अपने सस्टेनेबल मॉडल में, अपने वनग्राम में, अपने उस गांव में जो ऋषियों का गांव हुआ करता था। लंबा गैप देते थे। तुम्हें पता है भिक्षु संघ में भी कुछ कपटी लोग प्रवेश कर गए थे। बुद्ध को कितना प्रताड़ित किया उन्होंने। बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना ऐसी भी थी कि कुछ उनका जो है संघ सा बन गया था। उन्होंने कुछ लोगों को तोड़ करके एक छोटा सा अपना एक ग्रुप बना लिया था, और वो ग्रुप जो है बुद्ध को हर जगह पे टोकना चालू कर दिया था उन्होंने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अब नियम होगा। उन्होंने नियमावली बना दी। बुद्ध नियमावलियों को का पालन करते हैं? बुद्ध किसी नियमावली को जीते हैं? अरे वह तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। वह किसी नियमावली का फॉलो नहीं करते। वो उन्होंने नियमावली बनानी चालू कर दी। अब जहाँ भी होगा वो, मैं पता नहीं, जेतवन और एक दूसरा कौन सा था, वेणुवन कौन सा था, है ना। तो जो भी है, वहाँ पर उन्होंने नियमावली, और बुद्ध को जो है प्रेशराइज करने लगे, डांटने डपटने लग गए
कुछ दिन तक बुद्ध ने देखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक रात आधी रात उठ करके चुपचाप हुआ स्थान छोड़कर अकेले चले गए, किसी को भी नहीं ले गए, और जा करके उन जंगलों में पहुंच गए, वही उरुविला वाले जंगलों में, जिन्हें आजकल हम बोध गया कहते हैं ना, उन्हीं जंगलों में कहीं पहुंच गए, किसी नदी किनारे कहीं पहुंच गए। साधना एक्चुअली शायद वही हो जहाँ उन्होंने पूर्व जो साधनाएं करी थी एकांत में जंगलों में, वहीं पहुंच गए, और वहाँ फिर वो लंबे समय तक रहे, काफ़ी महीनों रहे, और काफ़ी महीने रहने के बाद में फिर वह निकले तो किसी और जगह गए, वहाँ नहीं गए। और बुद्ध के बगैर वह मॉडल तो काम करने नहीं थे, टिकने नहीं थे, सब लड़खड़ा गए। फिर जो वहाँ जो लोग थे उनको होश आया, जो वहाँ के सच्चे साधक थे, बोले कि ये कपटी लोगों का ग्रुप आ गया है। उस ग्रुप को उन्होंने बाहर किया, पहचाना, बाहर किया, और बाहर करने के बाद में धीरे से व्यवस्थाएं सामान्य हुई, और उन्हें पता चला कि बुद्ध कहीं पर विचरते हैं, भिक्षाटन करते हैं। फिर जो है धीरे धीरे एक ग्रुप बना करके उन्हें ढूंढने निकले, उनके पास गए, फिर निवेदन किया, प्रार्थना की कि हमें माफ़ कर दें, कि हमारी भी गलती थी कि कपटी ग्रुप काम कर रहा था और हमने उस कपटी ग्रुप को ब्रेक नहीं किया, उसको निकाल के उसी समय में बाहर करना था। हम उन्हें पहचानने में भी देर करी, उन्हें ब्रेक करने में भी देर करी, उनको निकाल बाहर करने में भी देर करी, कपटी ग्रुप को। तो अब जो है कृपा करो, माफ़ करो और चलो। बड़े उससे धीरे धीरे मना करके ले आए बुद्ध को वापस, और फिर वह चीज़ चली। नहीं तो इतिहास कुछ अलग होता, इतने शास्त्र न होते, क्योंकि बुद्ध तो उसके बाद में किसी ऐसे संघ के समर्थन में ही न रह गए थे। बस वो अपना एकाकी जीवन जीते, भिक्षाटन करते रहते और घूमते रहते, इंडिविजुअली अपना वहाँ पर जो जैसी देशना तो डिलीवरी तो उनसे आनी थी, डिलीवरी जो सामने जैसा पड़ जाता कोई पात्र, डिलीवरी देते निकल जाते। लेकिन वो कोई संघ न मनने देते, अगली दीक्षाएं न देते, वो सब बिगड़ जाता। बिगड़ जाता है ना। अभी हाल का है ना पीएमसी, है ना, क्या नाम उनका, पत्री जी चले गए ना, सब गड़बड़ हो रहा है ना। ओशो के बाद में गड़बड़ हो गया ना, टिक पाता है, क्योंकि नकली साधकों की भरमार है, कपटियों की भरमार है। तो संघ में जो है ऐसे लोग नहीं होना, हाइब्रिड मॉडल डेवलप करो, करना तो पड़ेगा। समस्याएं हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। तुम्हारा जीवन और जटिल होने वाला है, तुम्हें साधना के लिए और कम समय मिलने वाला है, तुम्हें मशीन बनाया जा रहा है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जो है ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। अब जो परिभाषाएं बदल रही हैं, धीरे धीरे आ जाएगा कि नहीं 2 दिन का वीकेंड नहीं होगा, है ना। अब तुम्हें तो कहा जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वर्किंग आवर इतने हैं, इसके अलावा भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। और तुम्हें जैसे छुट्टियों के लिए होमवर्क दे देते हैं ना आजकल, छुट्टियों को भी छुट्टियां नहीं रहने दिया, बच्चों की छुट्टियों को भी छुट्टियां नहीं रहने दिया, उनके बचपन को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। उसके लिए छुट्टियों के लिए पूरा होमवर्क दे दिया जाता है कि बच्चों तुम खेलना नहीं, ये काम करना, तुम खेलने के लिए नहीं बने हो। वैसे जो है तुम्हारी छुट्टियों के लिए हो जाएगा कि तुम जो है इस बीच में थोड़े अपना स्किल डेवलपमेंट करो, कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स ले लो, यह कर लो, इस पर थोड़ा वर्कआउट कर लेना, वह कर लेना, वह कर लेना, यह रिसर्च कर लेना। उसको भी तुम्हारे खा जाएंगे, पैकेज कम करते जाएंगे और तुम्हारी समस्याएं बढ़ाते जाएंगे, तुम्हारे लिए पर्सनल टाइम को घटाते चले जाएंगे। ऐसा है, वो स्वाभाविक है, ऐसा होना ही है, होगा ही, ऐसा होगा ही। और तुम्हें जो है कम आमदनी में सर्वाइव करना है, जिसमें महंगाई बढ़ती हुई होगी, तुम्हारी हर चीज़ महंगी होती जाएगी। कैसे सर्वाइव करोगे? जटिलता तो सामने खड़ी है, तुम सोच रहे हो कि चलेगा चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला। स्थितियाँ वर्स्ट से और वर्स्ट होने वाली हैं। बचना है तो सस्टेनेबल मॉडल, है ना। ओशो के साथ यही हुआ ना, वो समय के बहुत पहले आ गए, और ऐसा होता ही है, हर बुद्ध पुरुष समय के बहुत पहले आ जाता है।
उन्होंने उस मॉडल को उसी समय कर दिया कि वो समस्या आने के पहले ही मैं मॉडल क्रिएट कर देता हूँ, कि समस्या आए उसके पहले ही सारे समाधान दे देता हूँ, है ना। उनसे हैपनिंग हुई वह, लेकिन देखो एक कपटी महिला ने सब बिगाड़ दिया और माँ बाप की भागी हो गई, है ना। हजारों हजारों जन्म तक स्कूल का बस्ता ढोएगी, स्कूल का बस्ता ऐसा वैसा भी नहीं होगा, टनों का स्कूल, टनों भारी बस्ता होगा, उठाना हिलाना मुश्किल है, ऐसा बस्ता ढोएगी वह। उस बस्ते को उठाना तो बोध, हिलाना भी मुश्किल है, ऐसा बस्ता ढोएगी वह हजारों हजारों जन्म तक। मुक्त वह भी होगी, बुद्ध होगी, लेकिन हजारों हजारों जन्म के बाद होगी। महापाप की भागी है। ओशो ने क्षमा कर भी दिया हो, अस्तित्व क्षमा नहीं करेगा। असंभव, असंभव। तो सस्टेनेबल मॉडल की तरफ काम करो, करना ही पड़ेगा, प्रयोग करने जैसे। और उसी के माध्यम से तुम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचा पाओगे। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बढ़नी है तुम्हारी ज़िंदगी से, साधना को और गायब कर देगी। साधना भी कैसी हो रही है, तुमने देखी नहीं? साधना के नाम पर कैसी कैसी टेक्निक्स आ रही हैं, कैसे जो अपना स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने वाले कैसी कैसी टेक्निक्स देते हैं, तुम्हें ध्यान करवाते हैं। ध्यान किया जाता है, ध्यान तो घटता है। टेक्निक्स कैसी दी जा रही हैं? बिल्कुल मशीन की तरह ध्यान करवाया जा रहा है। ऐसी ऐसी टेक्निक्स दी जा रही हैं जो तुम्हें आकर्षित तो करती हैं, लेकिन तुम्हें और अपना जो है किसी नए सिस्टम में उठा के डाल देती हैं और कहीं मैकेनाइज कर देती हैं। तुम्हें टेम्पररी स्ट्रेस रिलीज जैसा महसूस होगा। टेम्पररीली क्या महसूस होगा? स्ट्रेस रिलीज। या तुम्हें जो कई इमेजिनेशंस पे ले जाते हैं, वही कुछ कुछ चल रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तुम्हें इमेजिनेशंस में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया। हम नहीं कहते कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है पूरी तरह से फाल्स है ना। इसे जो पुराने समय में जाति स्मरण कहा गया है ना। और जाति स्मरण में कोई बाह्य व्यक्ति आंशिक रूप से सहयोगी हो सकता है, आंशिक, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर संभावना है कि तुम मेंटल प्रोजेक्शन ही देखोगे, ज़्यादातर तुम मेंटल प्रोजेक्शन ही देखोगे। उसमें तुम्हारे फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। और जो करवाया जा रहा है 99.9999% सब गड़बड़ चीज़ें हैं, सब उल्टा सीधा है, सब गड़बड़ है ना। इन चक्करों में फंसना नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाली हैं, और वो इतने अच्छे से उसके बारे में बताएंगे तुम्हें, इतने साइंटिफिकली बताएंगे कि तुम उनसे प्रभावित हो जाओगे। और स्ट्रेस रिलीज के लिए तुम्हें ऐसी कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी जो तुम्हें टेम्परेली बेनिफिट देंगी और तुम्हारे ज़ॉम्बीज़नेस को जो है सपोर्ट करेंगी, चलने देंगी कि तुम इसको भी जियो और थोड़ा सा यह कर लो। ये सब होने वाला है, करना तो पड़ेगा। देखो ये सामान्य समझ की बात है ना। रहना कहाँ चाहिए? जहाँ प्रकृति बहुत ख़राब है वहाँ रहना चाहिए कि जहाँ प्रकृति अच्छी है वहाँ रहना चाहिए? जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ रहना चाहिए कि जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है वहाँ रहना चाहिए? अनऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए क्या ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए? जो नॉइस पॉल्यूशन है उस जगह पे रहना चाहिए कि जहाँ शांत जगह है वहाँ रहना चाहिए? कारों गाड़ियों के चीपों सुनना चाहिए कि पक्षियों के संगीत सुनना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है ना। चुनने जैसा क्या है? ये कॉमन सेंस तो दिया गया है ना, यह मेधा तुम्हारे अंदर है ना, नॉर्मल इंटेलिजेंस तो तुम्हारे भीतर है ना कि नहीं है? है ना, सबके भीतर है। कहाँ रहना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए? अपना सस्टेनेबल मॉडल रखना पड़ेगा, कम में जीना सीखना पड़ेगा। कम में जीना सीखो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, अलमस्त जीना है, आनंदित जीना है, आनंदित जीना है, कम में जीना है,
कम में जियोगे और वो जो ज़रूरतें हैं वो खुद ही पैदा कर लोगे, अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लोगे। हो सकता है अपने कपड़े खुद ही बुनना चालू कर दो, खुद ही कपास लगा लो और खुद ही अपने कपड़े भी बुन लो। अपने भोजन खुद पैदा कर लो, छोटी छोटी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर लो, छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स हैं वो खुद अपना बना लो, वहाँ पे छोटी मोटी मशीनरीज, उनकी रिपेयरिंग ये वह खुद कर लो। तो सस्टेनेबल मॉडल लंबा चलेगा। कुछ गांव ऐसे हो गए हैं विदेशों में जो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद ही पूरी कर लेते हैं। भारत में कुछ जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को कैसे रिसाइकल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उस तरीके से कर पा रहे हैं, हो रहा है। सबसे सीखने की ज़रूरत है, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी सीखना है, लेकिन साधना गौड़ नहीं होनी चाहिए, साधना प्राथमिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो उस चक्कर में साधना गौड़ हो जाए। इन्फ्लुएंस सिस्टम से बाहर भी होनी चाहिए और साधना गौड़ नहीं होनी चाहिए, साधना को बढ़ना चाहिए, सम्यक साधना जीवन में शामिल होनी चाहिए। यह सब उसकी संस्थापना भी जो है ना साधना होनी चाहिए। फिर से हम आते हैं रजनीशपुरम की बात पर, है ना। वह जो क्रिएशन हुआ था, उस क्रिएशन को देखो, वह साधनात्मक क्रिएशन था। वह ऐसा नहीं था कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, अभी बहुत हेडेक है, वह ये है वो है। बड़ा आनंदित था, बड़े आनंद से वह नगर बसाया गया था और बड़ा खूबसूरत नगर बसाया गया था। वह तो रेगिस्तान में बसाया गया था, उसको नखलिस्तान बनाया गया था, रेगिस्तान को। वहाँ पर हरियाली लाई गई थी, जहाँ पानी नहीं था वो पानी के तालाब बनाए गए थे, पूरा हरा भरा खूबसूरत हो गया था। तो हम तो कुछ ऐसा भी चुन सकते हैं ना, खड़े जंगल चुन लें, है ना। हमें जंगल ज़्यादा पसंद है तो हम खड़े जंगल चुन लें, दुनिया के किसी ऐसे हिस्से को चुन लें जहाँ खड़े जंगल हों, उन खड़े जंगलों को ही हम ले लें। उन खड़े जंगलों के बीच में ही हम जो है अपना वह वनग्राम बसाएं, ऋषि ग्राम बसाएं, साधना ग्राम बसाएं, अपना सस्टेनेबल मॉडल वहाँ क्रिएट करें। और वह क्रिएशन ही साधना होनी चाहिए। देखो क्रिएशन जो है ना, जो सहज क्रिएशन है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कर्म करो फल की इच्छा ना हो, तो वह जो साधना हो जाएगा। उस क्रिएशन में तुम भी खिल जाओगे। क्रिएशन में दो चीज़ें बनेंगी, जो तुम क्रिएट कर रहे हो वो भी बनेगा और तुम भी बनोगे, वह भी खिलेगा तुम भी खिलोगे, दो फ्लावर एक साथ। क्रिएशन भी एक फ्लावर की तरह होगा, तुम भी एक फ्लावर हो जाओगे, फ्लावरिंग हो जाएगी। वह ऐसा क्रिएशन होगा, वहाँ फिर जो अच्छे साधक आएंगे उनकी भी फ्लावरिंग के लिए अनुकूलता हो जाएगी। करना तो पड़ेगा भाई, वो तो सिखा के गए ना ओशो कि कुछ ये तुम्हें करना पड़ेगा, इशारा तो दे के गए ना तुम्हें कि ये सब करना पड़ेगा, तभी तुम इन्फ्लुएंस सिस्टम से बाहर हो पाओगे। हालांकि वहाँ पर भी जो है वहाँ के लोगों ने बड़ी दिक्कत पैदा करने की कोशिश करी, इसलिए हम कह रहे हैं वो ऋषि वाली चीज़ को अपनाओ। ऋषि अपना ऋषि ग्राम बनाते थे, बस्तियों से बहुत दूर बनाते थे कि बस्तियों का थोड़ा विकास भी हो जाए तो वो वहाँ तक ना आ पाए। मनुष्य की सभ्यता, सामान्य मनुष्य की, सांसारिक मनुष्य की सभ्यता थोड़ी दूर रहे। वह उनके पास जाएंगे, समय समय पे जाएंगे, लंबा सफ़र तय करके जाएंगे, लेकिन उनसे दूर रहेंगे, अपने में घुलने मिलने ना देंगे उनको, अपने में घुलने मिलने नहीं देना है उन्हें। हम यह कोशिश करते हैं ना, ड्राइवर नहीं अलाउ है, यह ऐसा मत करो, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं? गांव वालों में भी, यहाँ पर गांव वाले आते हैं, नहीं आते ना। आएगा भी तो रेयर वन आएगा जो हमारे रेजोनेंस में है, जिसे हम बहुत पहले से जानते हैं, जो हमारे टच में रहता है, वही आएगा, हमारे निमंत्रण पे आएगा। कोशिश कर रहे हैं कि ना आए।
क्यों? क्योंकि उनके साथ में इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आती हैं। भाई उनकी एनर्जी जो डिस्टर्ब करती है, का मतलब क्या है कि वो अलग इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को जी रहे हैं, वो अपनी स्ट्रीम्स की तरंगे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। और क्या जाना है? तरंगों का ही तो खेल है, सारी साधना जो है तरंगों का ही तो खेल है। क्या कर रहे हो तुम साधना के नाम पर? जो तरंगे जैसी होनी चाहिए सहजता में, उन तरंगों के लिए तुम अपने आप को छोड़ना सीख रहे हो। तुम्हारे जो उल्टे सीधे प्रयास हैं, जो अपनी रिदम क्रिएट कर रहे हो, उस रिदम को यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है और अलाइन हो रहे हो कॉस्मिक रिदम के से। यही तो सिखाया जा रहा है ना कि कॉस्मिक रिदम से तुम अपने आप को कैसे अलाइन करोगे। तो कॉस्मिक रिदम से तुम अपने आप को अलाइन करोगे। करोगे का मतलब अपने आप को छोड़ दोगे। तुम अपनी वह वाली स्ट्रीम्स फैलाना बंद कर दो, अपनी स्ट्रीम्स पैदा करना बंद कर दो। कॉस्मिक रिदम तो तुम्हें अपने आप अपने सहजता में, अपने संगीत में डुबा लेगी, अपने प्रवाह में ले आएगी, वह ले आएगी। यही तो सीख रहे हो ना। अब जो है कॉस्मिक रिदम यहाँ पर बन रही है और कोई तुम दूसरी रिदम वाले को बीच में घुसाओगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा। अब कोई कपटी साधक आ गया जो वास्तव में साधक नहीं है, नकली साधक है, जो तुमसे अच्छी साधना करता हुआ दिखता है, जिसकी बातें शायद तुमसे ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन वो नकली है। तो क्या करेगा? वह यहाँ की तरंगों को डिस्टर्ब ही करेगा ना? नहीं करेगा डिस्टर्ब। वह अपनी इन्फ्लुएंस सिस्टम, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अपने लोभ लालच हैं। अपने लोभ लालच को यहाँ पूरा करने के लिए आया है, वह किसी यहाँ साधना के लिए तो आया नहीं। तो वह क्या करेगा? यहाँ की स्ट्रीम को डिस्टर्ब करेगा, है ना। इसलिए संघ में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई गलत जो है कपटी साधक, नकली साधक प्रवेश न करे। वह सबकी हानि करेगा, खुद तो महापाप का भागी होगा ही होगा, महापाप का भागी होगा, जन्म जन्म बिगाड़ लेगा, अपने जन्म जन्म बिगाड़ लेगा। लेकिन टेम्पररी तुम्हें भी तो हार्म करेगा ही ना। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में तलाशना पड़ेगा ऐसी जगह जहां घने जंगल हों। उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलना पड़ेगा कि हमें वो जंगल दे दो, हम इन्हें बचाएंगे, इनका संरक्षण करेंगे, हम अपनी कम्युनिटी वहाँ डेवलप करेंगे, अपना सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करेंगे, आपकी ऊर्जाओं को हानि नहीं पहुँचाएंगे। एनर्जी बड़ी मुश्किल काम है, एनर्जी की बड़ी लड़ाई चल रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, एनर्जी की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं और हम जो है प्रकृति के दोहन से जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं उसमें दिक्कत पैदा हो रही है। हाइड्रो पावर में दिक्कत पैदा हो रही है, थर्मल पावर में और ज़्यादा पैदा हो रही है, एटॉमिक पावर में बहुत सारे रिस्क हैं। तो अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी के मॉडल को ही अडॉप्ट करने वाले हैं। हम सोलर एनर्जी पैदा करेंगे, विंड पावर वाली एनर्जी पैदा करेंगे, है ना। और कहीं कोई वाटर स्ट्रीम होगी तो अपना खुद का छोटा मोटा टरबाइन लगाकर हाइड्रो पावर भी पैदा कर लेंगे। हम अपनी एनर्जी खुद पैदा करेंगे, हम अपनी एग्रीकल्चर को खुद डेवलप करेंगे, हम रिसाइकलिंग करेंगे। हम जो है ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे जो प्रकृति के लिए हानिप्रद हैं। हम कोशिश करेंगे रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल इस महामंत्र के प्रयोग का, और सारे सिस्टम हमारे खुद के होंगे, हमारे अपने इंजीनियर होंगे, हमारे अपने ढंग होंगे। हम उन स्किल्स को सीख लेंगे। स्किल्ड पर्सन हमारे पास हैं हमारे बीच में बहुत सारे तरह तरह के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं हमारे बीच में, हमारे संग में हैं, ऑलरेडी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कल्चर के जानकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे किसान हैं। तो इसे प्रयोग करने जैसा है, करना पड़ेगा। और वह करना बर्डन नहीं है, वह हमारी साधना होगी, वह क्रिएशन हमारी साधना होगी। उसके साथ में इंटेंस मेडिटेशन भी होगा। कर्म योग जरूरी है। कृष्ण की जो देशना है ना कर्म योग, इस युग में बहुत जरूरी है। होश पूर्वक काम करना है, काम होगा उसमें होश समाहित होगा।
तुम सर्वाइवल के लिए जो भी काम करोगे उसमें होश को जोड़ना पड़ेगा। सर्वाइवल जटिल हो रहा है, हाँ सही है। अब हमने जो कंफर्ट वाले जो सर्वाइवल चुने थे कि बस बटन दबाओ और हमारी सब ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, कि कुछ कंप्यूटर के काम कर लो, ऑनलाइन काम कर लो, यह कर लो, यह कर लो, शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, है ना, इसमें हमें धन भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा आसानी से मिलेगा, वो हमने देखे। अब उसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं कि शरीर में जो है तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, मन में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन की जो हानि हो रही है, मन में जो विकार पैदा हो रहे हैं, यह हानि तो बहुत बड़ी हानि है। शारीरिक श्रम तो वह श्रम तो उठाने जैसा था, वह तकलीफ तो भोग लेने जैसी थी। वह तकलीफ नहीं थी, उसके फायदे थे, फिजिकल फिटनेस होती थी उससे। और शरीर साइकोसोमेटिक है, शरीर जो साइकोसोमेटिक है, उस शरीर की फिटनेस जो है मन को भी ताजगी दे रही थी, है ना। ऑक्सीडाइजेशन हो रहा था, प्रकृति के बीच में रह रहे थे। और ऑक्सीजन लेने के लिए तुम्हें श्रम करना पड़ेगा ना। बगैर श्रम किए तुम्हें कितनी भी अच्छी ऑक्सीजन हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी सांस गहरी चल नहीं सकती, है ना। एक्सेल 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 करवाते हैं तुम्हें। अरे एक्सेल जो है उस श्रम के द्वारा एक्सेल भी तो होने चाहिए, स्वाभाविक एक्सेल भी तो होने चाहिए। देखते नहीं जब कुदाल चलाते तो कैसे सांस फेंकती है कितनी झटके से सांस फेंकी जाती है। लकड़हारा लकड़ी काटता है, जब जोर से मारता है तो कैसे उसकी सांस फेंकती है, कैसा एक्सेल होता है, देखा है तुमने? किसान श्रम करता है तो कैसे एक्सेल होते हैं, वह एक्सेल बड़े बड़े फायदेमंद है साइकोसोमेटिकली। देखो प्राण तत्व तो सहज होना चाहिए ना, और प्राण तत्व की सहजता तभी होगी जब तुम शरीर को ठीक ढंग से उपयोग में लाओगे। प्राण तत्व की सहजता होगी तब तो मन स्थिर होगा ना, मन की चंचलता कम होगी ना। प्राण तत्व तुम्हारा असहज है, तुम्हारी श्वास जो है छाती से लौट जाती है, वो नाभि तक जाती ही नहीं है। अब ठीक से एक्सेल होगा तभी तो राइट इनहेल होगा ना। राइट इनहेल तो अपने से होगा, लेकिन एक्सेल तो तुम्हारा होना चाहिए ना, कि तुम्हारे एक्सेल जो है बिगड़ गए हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने तुम्हें हैक कर लिया है, तुम्हारे एक्सेल को जो है प्रभावित कर दिया है, इनहेल को प्रभावित कर लिया है। तुम्हारी श्वास जो बहुत उथली उथली चलने लगी, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें बहुत नुकसान करती है, तुम्हारी स्वाभाविक सांस को बिगाड़ देती है, तुम्हारे प्राण तत्व को डिस्टर्ब कर देती है। और प्राण तत्व डिस्टर्ब हो गया तो तुम्हारी साधना हो नहीं सकती, असंभव है, कैसे होगा? प्राण तत्व की सहजता से ही साधना सहज होगी, है ना। तुम अपने प्राण तत्व को सहज कर लो, उसके बाद तो साधो सहज समाधि भली। प्राण तत्व को ही सहज कर लो, उसके बाद की साधना तो उसके लिए भी तुम्हें जरूरत है, देशना की जरूरत है, सदगुरु की वाणी की जरूरत है। लेकिन वह तुम समझ पाओगे, तुम्हारे समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, तुम्हारी ग्राहकता बढ़ जाएगी, रिसेप्टिव हो जाओगे तुम ज़्यादा, तुम्हारा जो है इंटेलिजेंट कोशिएंट ग्रो हो जाएगा, तुम्हारी विजडम बढ़ जाएगी, तुम प्रज्ञावान होने लगोगे। सहज प्राण के साथ तुम प्रज्ञावान होने लगते हो, तब तुम सदगुरु की वाणी को आराम से पी पाते हो, अपने भीतर एब्जॉर्व कर पाते हो, तुम्हारी राइट एब्जॉर्वेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी तुम गार्बेज एब्जॉर्व कर रहे हो, अभी तुम एब्जॉर्व तो कर रहे हो, लेकिन गार्बेज एब्जॉर्व कर रहे हो। गार्बेज एब्जॉर्व करने के लिए, गार्बेज को एब्जॉर्व करने के लिए प्राण तत्व डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है, अन्यथा तुम गार्बेज को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर जो है यह है कि तुम जो है तुम्हारी श्वास नाभि से चलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि यह परम विधि है अचानक एक्सहेल। इनहेल को होने दो, इनहेल में तुम्हें बीच में नहीं आना है, इनहेल में तुम्हें बीच में नहीं आना है। एक्सहेल में एफर्ट होगा, एक्सहेल तुम्हें करना पड़ेगा। यह तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर है, फिर तुम्हें गार्बेज परोसा जाएगा, तुम्हारे भीतर जाएगा नहीं। एक्सहेल भीतर नहीं जाएगा, इनहेल कंप्लीट हो रहा है नाभि तक, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यदि तुम्हारी श्वास उथली है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हारे भीतर चली जाएगी।
यदि इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें प्रभावित कर रही है, तुम्हारी श्वास एबनॉर्मल होना चालू हो जाएगी। तुम्हें अपने श्वास पर तुरंत आना पड़ेगा। अचानक एक्सेल, तुम्हें जैसे ही ख्याल की कौंध उठे तब तक तुम्हारा एक्सेल हो चुका होना चाहिए। मन को बीच में नहीं आना चाहिए, समय बीच में नहीं होना चाहिए, समय का गैप नहीं होना चाहिए। समय बीच में आ गया तो मन आ जाएगा, मन आ जाएगा तो तैयारियां आ जाएंगी, पूर्व धारणा आ जाएंगी, कोई रिलेटिव ट्रुथ होगा, वो धारणाएं तुम्हें ऑपरेट करने लगेंगी। वह भी इन्फ्लुएंस ही है। वह इन्फ्लुएंस उस इन्फ्लुएंस को सपोर्ट करेगा। तुम्हारी धारणा कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट करेगी। वही धारणा उभर के आएगी जो उसे सपोर्ट करने वाली होगी, उसी की उदीर्णा होगी। इसलिए गैप नहीं देना। जैसे तुम्हें ख्याल उठना शुरू हो, तुम्हारा एक्सेल हो चुका होना चाहिए। अचानक तभी संभव हो पाता है। सीखना पड़ेगा। परम विधि है, इस परम विधि को तुम्हें सीखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस सिस्टम सब तरफ घूम रही हैं। कपटी लोग सब जगह घूम रहे हैं, नकली साधक सब जगह घूम रहे हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज जगह जगह परोसा जा रहा है। सांसारिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पड़ोस की, घर परिवार की, रिश्तेदारों की इन्फ्लुएंस सिस्टम लगातार चल रही हैं, लगातार तुम पे हमला कर रही हैं, करती रहेंगी, आगे और बढ़ेंगी, मजबूत होंगी। ये ताकत इनकी बढ़ने वाली है। इस गोल्डन एरा में सब मुक्त होने वाले नहीं है। ये भी, इनकी भी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी भी बढ़ेगी। सब बैलेंस होता है ना, बार बार पूछ रहे हो ना, सब बैलेंस 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 होता है। कुछ लिमिटेड साधक जो है उनकी ग्रोथ होने वाली है, तो इन सब की भी तो ग्रोथ होने वाली है। इन्फ्लुएंस सिस्टम भी तो मजबूत होने वाली है। इसीलिए तो गोल्डन एरा है। ज़्यादा चुनौती में ज़्यादा बड़े फूल खिलते हैं। ज़्यादा चुनौती में ज़्यादा बड़े फूल खिलते हैं, ज़्यादा सुगंधित फूल खुलेंगे, ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। चुनौतियां ज़्यादा हैं। नकली साधकों की भरमार होगी, कपटी साधकों की भरमार होगी, स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने वालों की भरमार होगी। स्पिरिचुअल गार्बेज ज़्यादा परोसा जाएगा, आध्यात्मिक कचरा ज़्यादा परोसा जाएगा, ज़्यादा खाया जाएगा। परोसा भी जाएगा, खाया भी जाएगा, खाया भी जा रहा है। तुम सोच रहे हो वो क्यों खा रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज? अरे खाया भी जाएगा। परोसने वाले हैं तो खाने वाले भी होंगे ना। डिमांड एंड सप्लाई है ना। तुम्हें यह देखना कि तुम तो नहीं खा रहे हो, दूसरे खाते रहे, तुम तो नहीं खा रहे हो। स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा तो जा रहा है, लेकिन क्या तुम स्पिरिचुअल गार्बेज खा रहे हो? तुम चक्कर में तो नहीं पड़े। 5D, ट्विन फ्लेम, वो कौन से विमान आने वाले हैं, पोर्टल, वो क्या बोलते हैं, पोल शिफ्टिंग, जाने क्या क्या है। स्पिरिचुअल गार्बेज तुम खा तो नहीं रहे हो कहीं? देखो अपने आप को। प्रलय आएगी तो जिसके पास हमारा बैच होगा ना, वो बच जाएंगे, बाकी सब डूब के मर जाएंगे। वो जो बाढ़ आएगी ना, उतनी जगह छोड़ देगी, आजू बाजू से पानी बह जाएगा, वाटर अपने नियम को तोड़ देगा। वो तुम्हारे घर को भी नहीं करेगा। नहीं, ये उसके फलाने का घर है, वो समझाएंगे, वो जो अणु है ना एक दूसरे को समझाएंगे, वो जो फ्लट के, अरे फलाने का घर है, ये वो फलाने के चेले हैं, वो फलाने गुरु जो है ना महान, वो पहाड़ पे जिनका वो बहुत बड़ा वो है, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, हाँ ये उनका घर है। वो अणु समझाएंगे, इसको नहीं डुबाना, अरे इसकी सड़क भी छोड़ो, इसको आने जाने के लिए लगेगी, इधर से निकलो, इधर से निकलो। और बाकी सब लोग मर जाएंगे। और बाकी सब लोग मर के कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे। नर्क का नक्शा हमने समझाया था। इतने बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, इनमें इनको तला जाएगा, इनके ऐसा किया जाएगा, है ना। कढ़ाई जो है टाटा की मजबूत चादर से बने हुए कढ़ाई होंगे, टाटा कंपनी की, है ना, उनसे ऑर्डर देके बनवाए गए हैं। टाटा की चादरों से बनाए हुए मजबूत कढ़ाइयों में तुम्हें जलाया जाएगा, ठीक है ना। तेल भी ऑर्गेनिक पतंजलि का यूज किया जाएगा। दिखता नहीं तुम्हें किस किस प्रकार के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहती? इतनी भी समझ नहीं है
स्पिरिचुअल गार्बेज में क्या क्या परोसा जा रहा है। और ये अभी कुछ वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की इधर उधर की उल्टे सीधे सिद्धांतों को उल्टे सीधे तरीकों से जोड़ जोड़ करके कुछ बड़ा उससे समझाया जा रहा है कि ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। और जो है लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। गौर से थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि जबरदस्ती कुछ घुसेड़ा जा रहा है, जबरदस्ती कुछ अटैच किया जा रहा है। अटैच हो नहीं रहा है, घुसा रहे हैं लेकिन घुस रहा नहीं है, लेकिन घुसाया जा रहा है। और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ घुस गया बोलते हैं। सही है सही है सही है, अटैच हो गया, हाँ इससे साबित हो गया, साबित हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे वो चला रहे हैं भाई चैनल। कौन सा इनफाइनाइट जैसा शब्दों के साथ में कुछ कुछ चल रहा है। बहुत सारा स्पिरिचुअल गार्बेज चल रहा है। प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारे पास अपना इंटेलिजेंस नहीं है, अपनी मेधा नहीं है। तुम ठहर के देख नहीं सकते। तुम दौड़ भाग रहे हो, दौड़ते भागते बोलते हाँ इधर दौड़ो इधर सही है, अच्छा, इधर डाइवर्ट हो जाते हैं। अब दौड़ तुमने ठहर के देखा ही नहीं, इधर मुड़ना कि नहीं मुड़ना। हाँ थोड़ी देर रुक के देखते ना, हाँ इधर मुड़ना है क्या, क्यों मुड़ना है, कहाँ है, क्या है, कैसा है। उन्होंने कहा नहीं इधर मुड़ो, उधर आगे जो है ना, आगे इधर गड्ढा है, इधर मुड़ जाओ, इधर ऐसे इस ये वाले रास्ते पे घुस जाओ। हाँ तुम घुस गए, तुमने दौड़ना छोड़ा ही नहीं, तुम इस रास्ते पे घुस गए। कोई बोलता है नहीं अब थोड़ा सा इधर ये वाली गली में घुस जाओ, तुम उधर और तुम दौड़ रहे हो। ये रास्ता पहुंचा देगा तुम्हें उस मंजिल पे पहुंचा देगा। वहाँ पे पोर्टल खुला हुआ है और हायर विंग्स का विमान वहाँ पे खड़ा है ना। टिकट पकड़ो, उसमें बैठना और तुमको उड़ा के ले जा लेंगे, सही जगह पे पहुंचा देंगे, सुरक्षित। है ना। अब तुम्हें कई लोगों ने तो विमानों की यात्रा नहीं करी तो बोलेंगे चलो भाई बड़े विमान में घूमेंगे। अब कई लोगों ने विमानों में यात्रा करी, बोलेंगे ये छोटे विमान क्या। वही एलन मस्क का कौन सा विमान अंतरिक्ष वाला, उसकी टिकट कई लोगों ने ले रखी, अभी तक नंबर आया नहीं, मिले ना मिले। और वो भी तो अंतरिक्ष, बाजू वाला अंतरिक्ष है। ये तो भगवान जाने कहाँ उड़ा के ले जाने वाले, बहुत मजा आएगा। ये वाला टिकट लेने जैसा है, ले लो, है ना। महंगा भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हायर विंग्स हमारे पायलट रहेंगे, छोटा मोटा पायलट भी नहीं रहेगा। हायर विंग्स हमारे पायलट रहेंगे, वो हमें उड़ा के ले जाएंगे। आदमी हो पैजामा हो, किन किन चीजों से प्रभावित हो जाते हो। कुछ होश है, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है भीतर। गंवा दोगे क्या यह जीवन भी, इतने जीवन गंवाए, यह जीवन भी गंवा दोगे। कचरा खाओगे इस जन्म में भी। कचरा खाओगे, हजम कर पाओगे कचरा, परोसा तो जाएगा कचरा। इन्फ्लुएंस स्टीम हर जगह काम करेंगी। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस स्टीम सबसे खतरनाक लेवल पे है। पॉलिटिकल हैं, है ना, धार्मिक वाली हैं, आर्थिक हैं, तुम्हारे पड़ोस की हैं, रिश्तेदारों की हैं। रिश्तेदारों की इन्फ्लुएंस स्टीम बिगड़ गई है अर्चना। हाँ, काम धंधे पे ध्यान नहीं देती है, कहाँ कहाँ जाती है, हैं? कितने बढ़िया उसने काम किया, उस पर ध्यान देते ही नहीं है। इन्फ्लुएंस करेंगे, तुम्हें समझाएंगे, अरे देखो तुम इससे जो है ना इतनी ग्रोथ कर सकती थी, तुम्हारी एबिलिटीज ऐसी हैं, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम अरबपति बन सकती हो, तुम खरबपति बन सकती हो, तुम ऐसा कर सकते हो। वो ये बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे उसके बाद तुम्हें गीत गाना पड़ेगा, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। वो उन्हें पता ही नहीं है कि बाद में गीत गाना पड़ता है कि जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आप काम कर जाती है। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ होनी चाहिए, फायदा वो फायदा। इतना फायदा कमाने के बाद गाना तो वही पड़ेगा, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। तो जीवन तो बीत ही रहा है, जीवन तो रीत ही रहा है।
इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम कर ही रही हैं, मजबूत हो ही रही हैं। चुनौतियां तो बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, घटने वाली नहीं हैं। तो इनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए? प्रोटेक्शन तो होना चाहिए ना। एक शब्द आता है, लोग पूछते हैं ये शब्द आया कहाँ से, क्यों आया? हाँ, उपनिषदों में उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा, इसका मतलब क्या? ये आध्यात्म में कोई उपेक्षा जैसा शब्द अच्छा नहीं मालूम पड़ता। अरे बड़ा काम का शब्द है, इसके बगैर तो बात बनती नहीं। ये शब्द तो बड़ा कीमती शब्द है, उपेक्षा। उपेक्षा तो करनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की उपेक्षा तो करनी पड़ेगी। उनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। एक तो प्रोटेक्शन अभी यह दिया ही हमने तुम्हें, परम विधि दी है, अचानक एक्सेल, इनहेल को होने दो। जहां तुम्हें लग रहा है हैकिंग हो रही है, अचानक एक्सेल, जरा भी गड़बड़ दिखे और अंदर से एक्सेल हो जाना चाहिए बगैर किसी और विचार के। उसमें विचार की भी क्या जरूरत है? अचानक क्लिकिंग होनी चाहिए। अचानक क्लिकिंग होनी चाहिए और हो जाना चाहिए। अचानक तुम्हें हमारी आंखें दिखनी चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ हमारी आंखें भीतर कौंधेंगी और क्लिकिंग हो जाएगी। एक्सेल हो चुका होगा, एक्सेल हो चुका होगा और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम फुस कैसी हो जाएगी? फुस, इनहेल हो रहा है, जाना जाएगा। संसार ऐसे ही चलता है, तुम उसका मजा लेने लगोगे। तुम उसे चुटकुले सुनाना चालू कर दोगे। तुम इसे चुटकुले सुनाना चालू कर दोगे, तुम इसे मजाक बना दोगे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को। और जो है वह तो करना ही पड़ेगा कि कब तक तुम इस गुणा भाग में उलझे रहोगे? कब तक इस गुणा भाग में उलझे रहोगे? सस्टेनेबल मॉडल तो तुम्हें क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसी एरा में फिर जाना पड़ेगा। यह इस एरा में तुम्हें वह जगह ढूंढनी पड़ेगी, वही वैसे ही जंगल, वैसे ही ऋषियों के गांव। हे ऋषियों, चलो हम एक गांव बसाते हैं जंगलों में, करते हैं तलाश उन घनघोर जंगलों की जहाँ दूर दूर तक सभ्यता ना हो, आबादी ना हो। चलो फिर से एक गांव बसाते हैं, फिर से झोपड़ियाँ बनाते हैं, कंदमूल खाते हैं, थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे, अपरिग्रह का जीवन जी लेंगे। ठीक है, आज के हिसाब से थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल डेवलप कर लेंगे। पलायन नहीं भी करोगे तो फंसोगे। पैकेज कम होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। शहरों में रहना महंगा है ना? बहुत पैसा खर्च करके तुम जो है प्यारा प्यारा संगीत सुनते हो, कारों का, चैपों चैपों का, बड़ा पैसा खर्च करके तुम वह जो है खुशबुएं सूंघते हो नालियों की, है ना? बड़ा पैसा खर्च करके तुम शहरों के जो कौन से मॉडर्न मच्छरों से अपने आप को कटवाते हो, जो तुम्हें मॉडर्न रोग देते हैं, डेंगू और फलाना और ढिकाना, है ना? तुम बहुत पैसा खर्च करके चुनते हो वहाँ की गर्मी उमस, है ना, शहरों की। तुम बहुत पैसा खर्च करके चुनते हो कैद खाने, एयर कूल्ड, क्या, एसी वाले। खुद तुम ही चुनते हो, तुम्हारी फ्री विल।
उसमें लॉक भी नहीं होता और तुम उसमें कैद हो जाते हो। बाहर कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती जो बाहर निकलने से तुम्हें मना करे, और तुम खुद जाकर उन कैद खानों में कैद हो जाते हो, है ना। खुले आकाश को तुम स्क्रीन पर देखते हो, है ना। स्क्रीन में तुम देखते हो चिड़ियों का चहचहाना, स्क्रीन में तुम स्टार गेजिंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे शहरों से तो स्टार्स ठीक से दिखते भी नहीं हैं, चांद का आता पता होता नहीं है। तुम स्टार गेजिंग कर रहे हो, नीचे मच्छर अपनी पार्टी कर रहे हैं, हाँ, लगातार तुम्हें काट रहे हैं, और शानदार खुशबू नालियों से उड़ करके तुम्हारे नासापुटों में प्रवेश कर रही है, सड़ांध आ रही है। वह तुम चुनते हो, लेकिन वह भी जो है जटिल होने वाला है, वह भी जटिल होने वाला है। आमदनी तुम्हारी घटने वाली है, पैकेज तुम्हारे कम होने वाले हैं, तुम्हारे राइवल्स बढ़ने वाले हैं, स्किल्ड पर्सन बढ़ने वाले हैं, जो तुम्हारे जॉब के लिए चुनौतियां बनेंगी। बंटवारा बढ़ने वाला है, बातें कितनी भी करो आबादी बढ़ने ही वाली है। जब तक प्राकृतिक आपदा ढंग की ना आए, अभी तक तो आई नहीं है, लोग कहते हैं आई थी जी वो कोई कोरोना है, अरे कुछ नहीं हुआ था, इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कोई आपदा है वो, कोई एपिडेमिक था वो। कितने लोग मरे, 1 करोड़ मरे, 1 करोड़ भी ना मरे बाबा, वो 1% भी नहीं मरे, 0.1 भी नहीं मरे ना, 0.1 भी नहीं मरे, और पैदा कितने हो गए। एक ही तो काम किया लोगों ने घरों में बच्चे पैदा करने का, हाँ, खाली टाइम में क्या करो, बच्चा पैदा कर लो। कितने बच्चे पैदा कर लिए। वो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में पता चला कि इतने बच्चे पैदा हो गए कि टाउन बस सकते हैं, बड़े बड़े नगर बस जाएं, इतने बच्चे पैदा कर लिए दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में, जो नई नई बसी है ना झुग्गी झोपड़ियाँ, अभी अभी बसी जो 2 4 5 7 सालों में, खूब बच्चे पैदा किए उनमें। तो एपिडेमिक का इंतजार क्यों कर रहे हो, इंतजार सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ एपिडेमिक ना पहुंचे। एपिडेमिक तो आना ही है, जरूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है। प्रकृति के पास तो सहज सिद्धांत है, अति का अंत होता है ना। वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है, वह अपने आप को बैलेंस कर लेती है, वो बैलेंस करेगी। तुम्हारे सारे गुणा भाग यहाँ रह जाएंगे। अरे कोरोना में ही बॉम्बे वाले लोग बोल रहे थे कहाँ फंस गए, कि प्रॉपर्टीज बेच के कहीं निकल जाते, प्रॉपर्टी तो बिकेगी भी नहीं, रेट गिर गए। कैसा भूलता है ना व्यक्ति, वापस वो शहर जैसा का तैसा हो गया, प्रॉपर्टीज के रेट वापस आ गए। अब कोई बेचने के लिए तैयार भी नहीं है, मुश्किल से 10-20 लाख में कोई एक आध बंदा होगा जिसने बोला होगा मौका है भैया निकल लो, बेचो बाचो और निकल लो, छोटी जगह पर किसी गांव में निकल लो, रेयर वन होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है तो सोचते हैं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है। अरे थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए ना। तुम्हारे जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेल करोगे तो इतने लमसम अमाउंट्स तुम्हें मिलेंगे, और उनका राइट इन्वेस्टमेंट कर लो तो एक अच्छा पैसिव इनकम तुम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में तुम सादा जीवन जी लो तो वैसे तुम्हारे खर्चे कम हो गए, और छोटा मोटा तुम कुछ करते रहो, छोटा मोटा कुछ करते रहना पड़ता है। इस प्रकार से तुम अपने इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचा सकते हो, और यही चुनौती है। ये तुम्हें धक्का दे रही है कि फिर से ऋषि ग्राम मन ग्राम बसने चाहिए। तो ऋषियों, वनों में अपने ग्राम बसा लो, वह समय आ गया है, गोल्डन एरा आ गई है। इस गोल्डन एरा में तुम्हें
अपने वनग्राम फिर से बसाने पड़ेंगे, सभ्यता से दूर, थोड़े से हाइब्रिड। वहाँ पर तुम्हारी साधना फलित होगी, वह भी तुम्हारी साधना होनी चाहिए। वह वनग्राम बनाना भी तुम्हारी साधना होनी चाहिए, और वहाँ जीना तो साधना में है ही है। वहाँ छलांगे इतनी आसानी से लगेंगी कि तुम्हें आश्चर्य होगा। उस मॉडल में तुम्हारी छलांग इतनी आसानी से लगेगी, गजब की बात हो जाएगी। बहुत आसानी से छलांग लगेगी। वह संघ ऐसा संघ बनेगा, वह एनर्जीज ऐसी एनर्जीज बनेंगी, तुम्हारी छलांग लग जाएगी। क्योंकि वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ आएगी नहीं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यानी वह एनर्जीज जो तुम्हें कॉस्मिक रिदम से दूर ले जाती है। भाई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यानी वह एनर्जीज जो कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हैं, तुम्हारी जो सामान्य रिदम को, जो कॉस्मिक रिदम के अपोजिट खड़ा करती हैं, और तुम इनसे दूर होने लगे तो तुम्हारी जो रिदम है वो सामान्य होने लगेगी, वो कॉस्मिक रिदम में मर्ज होने लगेगी। तुम्हें अपनी रिदम को कॉस्मिक रिदम में मर्ज कर देना है, बस इतनी सी तो बात है। उसके लिए तुम्हें माहौल बनाना है। वही परमानंद है, कॉस्मिक रिदम के साथ होना परमानंद है। अपने आग्रह छोड़ दो एसी के, शहर की आपाधापी के, वो एडिक्शन। कई लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आती जब तक वो कारों का शोर ना सुनाई पड़े ना, तो नींद नहीं आती उसके बगैर। तो चेपो चेपो सुनाई पड़ती रहनी चाहिए तब नींद आती। ऐसी आदत हो गई लोगों की। बोले यहाँ रौनक नहीं है, कई लोग यहाँ तो बोलते हैं यहाँ रौनक नहीं है। रौनक मतलब वो आपाधापी नहीं है, दौड़ भाग नहीं है, शोर शराबा नहीं है, रौनक नहीं है। रौनक का मतलब वह होता है, गजब के लोग हैं भाई, उन्हें रौनक नहीं दिखती कि पेड़ कैसे खिले हुए हैं, फूल कैसे खिले हुए हैं, पक्षी कैसे गीत गा रहे हैं, यह रौनक होती है। यह उनके लिए रौनक नहीं, उनकी रौनक वह है। अपने भीतर अपने आप को क्लियर करो, पहले क्लियर करो। साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे, है ना। एक रजनीशपुरम के उजड़ जाने से ओशो की देशना नहीं उजड़ जाती, है ना। जागना पड़ेगा, ठीक से जगाना पड़ेगा अपने आप को, झकझोरना पड़ेगा अपने आप को, साहस पैदा करना पड़ेगा अपना कदम उठाने पड़ेंगे क्रांतिकारी, और नवसृजन करना पड़ेगा, साधनात्मक नवसृजन। सिद्धा कुटुंबकम, इसकी देशना यही है। सिद्धा कुटुंबकम यानी ऐसे वनग्राम जहाँ पर ये कुटुंब रहता है ऋषियों का। कपटी लोग ना होंगे वहाँ पे, छोटे छोटे संघ होंगे, जंगलों में दूर दूर हट्स होंगी, गच्छ पच्छ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, सबकी अपनी प्राइवेसी होगी, और उनकी भूमिकाएं होंगी उस सस्टेनेबल मॉडल के क्रिएट करने में, मैनेज करने में साधनात्मक रूप से। वह उनकी सहजता होगी, उनका क्रिएशन होगा, उनका आनंद होगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।